आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विद चिमा शर्मा बीटेक सीएसई। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? नहीं ना? और अब तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, और उसका नाम है लाइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि हमारी मदद करती है चीजों को देखने में। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हेल्प अस टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स, ओके, दैट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि जो हमारी आंखों को देखने का सेंस प्रोवाइड करती है, उसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या आप चीजों को देख पाएंगे? नहीं ना। जैसे अभी कुछ देर पहले तक आप मुझे नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। अब जैसे हर किसी चीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे अब हमारी लाइट भी क्यों पीछे रहे? लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपकी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है मतलब कि लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए लाइट को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सन होता है, सन तो आपका कितनी दूर होता है और आप फिर भी वहां से अर्थ तक लाइट आती है। तो क्या कोई मीडियम लगा हुआ है? आपको कोई मीडियम दिखाई देता है कि अरे इस मीडियम से होते हुए वो देखो 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 वो रहा मीडियम, उससे होती हुई लाइट आ रही है? ऐसा नहीं होता ना। सन से अर्थ तक लाइट आती है, वो भी विदाउट एनी मीडियम। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो लाइट है उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये किसकी वजह से? क्योंकि जो आपकी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि जो आपकी लाइट है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है वो है आपकी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ओके। तो गाइस उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। आपने सुना होगा जिस अभी तक जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है, ओके। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है, मतलब वो कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो लाइट की डिस्टेंस कितनी होती है? तो इन वैक्यूम लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम, ओके। अब जो आपकी लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपकी लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये जो स्ट्रेट पाथ है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रे ऑफ लाइट। कभी कभी 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो जो आपकी लाइट है, द मूवमेंट ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइट का स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मूवमेंट होता है उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और बीम क्या होता है? बीम क्या होता है गाइस? द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे बस एक ही रे निकलेगी, कई सारी रेज निकलती हैं। तो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी रे ऑफ लाइट जब एक साथ होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बीम बोला जाता है, ओके गाइस। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आपकी लाइट मूव कर रही होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो जब सरफेस से स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक हो जाना मतलब वापस चले जाना, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है लाइट का बाउंस बैक कर जाना सेम मीडियम में, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। किसी भी सरफेस से, जैसे ये आपकी कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपकी कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इस सरफेस पे पड़ने के बाद लाइट का इन द
सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाना यानी वापस आ जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की जो आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर चुकी है। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपके रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। ओके, आपके रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं। अब देखते हैं कि आपके ये लॉज क्या कहते हैं। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ आपका कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी कि जैसे ये आपकी सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आई, तो ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी रे बनाएगी, जो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही होती है, ऑब्जेक्ट से जो रे आके मिरर पे या फिर सरफेस पे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और वो जिसके साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और जिस एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो पहला लॉ आपका यही कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब देखते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे कि ये आपके प्लेन है, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये xy प्लेन हो गया, ये zy प्लेन हो गया, ये zx प्लेन हो गया। तो आपका सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रेस xy प्लेन में लाई कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे zx प्लेन में लाई कर रही है, नॉर्मल zy में, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी तीनों रे हैं वो किसी एक प्लेन में लाई करेंगी, या तो तीनों इसी प्लेन में या इसमें या फिर इसी में। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देख लेते हैं इंसिडेंट लाइट क्या होती है। इंसिडेंट लाइट क्या होती है, लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आके सरफेस पे पड़ेगी, इंसिडेंट से जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आके फॉल होगी ऑन द सरफेस पे, लाइट जो कि विच फॉल ऑन द सरफेस, उसको इंसिडेंट लाइट बोला जाता है। और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। रिफ्लेक्ट लाइट क्या होता है, लाइट विच गो बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी सरफेस पे फॉल होने के बाद जो रे आपकी रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो आपकी बाउंस बैक कर जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब जैसे कि ये आपका डायग्राम में देखिए, ये आपका मिरर दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई है, ये इंसिडेंट रे इधर मिरर पे स्ट्राइक की और एक एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इन दोनों की परपेंडिकुलर जो रे होती है उसको नॉर्मल बोला जाता है। जो नॉर्मल रे है वो लाई करती है परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल रे क्या होती है, वो रे जो कि लाई करती है परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, उसको नॉर्मल रे बोला जाता है। तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ बनकर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ बनकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर। मिरर क्या होता है, द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट। वो मिरर क्या होता है, वो सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ओके, मिरर क्या होता है, वो सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, उसे मिरर कहते हैं। अब मिरर आपके देखो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर को हम प्लेन मिरर के बाद डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन देन द मिरर इज प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन है तो मिरर भी प्लेन होगा। रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन है मतलब प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ हो एंड
हाईली पॉलिश्ड हो, हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगी मतलब हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ होगी, ठीक है। अ मिरर हैविंग हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर आपका रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। अब आप कहेंगे कि वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज मतलब वो इमेजेस होती हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते, और रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो प्लेन मिरर आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। अ मिरर having smooth and highly polished surface and that produce virtual image for the real objects is called plane mirror। अब देखिए प्लेन मिरर में आपका ये तो वही है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो आपकी जो इमेज ऑब्टेन होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज प्रोड्यूस होती है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है ना, वो आपकी रियल नहीं होती, वो आपकी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप उसे स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। उसके बाद जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट फॉर्म होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। अब जैसे आप लोग सुबह सुबह उठ के शीशे के सामने गए, है ना, या फिर कभी भी सुबह सुबह उठ के, क्यों कभी भी आप लोग शीशे के सामने जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि इस बार गए तो इस बार हम सीधे खड़े होते इमेज उल्टी दिखी, हम सीधे खड़े हो इस बार इमेज तिरछी दिखी, इस बार इमेज नहीं, सीधे जाके खड़े होते हैं और हमारी इमेज सीधी ही दिखती है, ठीक है। अगर किसी को उल्टी दिखती है तो भाई फिर तो वो जाके मिरर विरर छोड़ो, पंडित जी के पास जाओ, ठीक है, क्योंकि जो आपका प्लेन मिरर है वो हमेशा सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इमेजेस लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लेन मिरर होता है, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो मिरर में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लेफ्ट हैंड रेज हुआ है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो वो मिरर में आपको राइट हैंड रेज हुआ दिखेगा। तो जो हमारी इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब वैसे तो सीधी बनेगी, ऐसा नहीं सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, वैसा हो रहा है तो फिर तो ज्यादा दिक्कत है। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। ऐसा थोड़ी कि आप रियल में तो आप इतने हैं और इमेज में आप इतने दिखते हैं, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता ना। अब घर पे जब आप शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं तो जितना आपका साइज होता है आपकी इमेज का साइज भी उतना ही होता है, ठीक है। तो जो आपकी इमेज प्रोड्यूस होती है वो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपका इमेज का साइज होगा। And the fifth property is the distance between the image obtained is the same as the distance between the object from the mirror, यानी कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा मिरर से, आपको इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे दिखाई होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप रियल में आप बेड से आगे खड़े हैं लेकिन जब आपने मिरर में देखा तो मिरर में आपको दिख रहा है कि आप बेड के पीछे खड़े हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हुए होते हैं शीशे में देखने पे भी आपको वही लगता है कि शीशे में भी उतनी ही डिस्टेंस आती है। तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है। तो क्या क्या 5 प्रॉपर्टीज हैं कि जो आपकी इमेज प्रोड्यूस होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी और सेम डिस्टेंस पर होगी। उसके बाद आता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स, यानी ये जो स्फेरिकल मिरर्स जो है ये कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड होते हैं मतलब कोई तो ऐसा होगा जो जिसमें अंदर की तरफ यानी इनवर्ड कर्व होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नली कर्व्ड होगा, ठीक है। तो मिरर्स इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इन शेप इज नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? वो मिरर्स जिसमें जो आपकी स्फेरिकल सरफेस है वो कर्व्ड हो, अब चाहे तो वो इंटरनली कर्व्ड हो चाहे वो एक्सटर्नली कर्व्ड हो, ठीक है। तो वो मिरर्स जिनमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड हो उन्हें स्फेरिकल मिरर्स बोला जाता है। अब ये आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर कैन बी कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड।
द वन विच इज कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज कॉनकेव मिरर। वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होगी, जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ अंदर की तरफ कर्व होगी, वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। जैसे कि आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है और इसमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग इसमें बाहर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व है। तो जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ कर्व होगी वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। एंड द वन विच कर्व आउटवर्ड इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अब आप देखिए सेकंड डायग्राम में, इधर क्या है, अंदर की तरफ आपकी पॉलिश्ड सरफेस है और बाहर की तरफ आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो जिनमें रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड होगी यानी बाहर की साइड होगी, वो आपके कौन से मिरर होंगे, वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होंगे। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। अब ऐसा क्यों है ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर बोला जाता है, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। ऐसा होता है फोकस की वजह से, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरे फोकस से देखते रहिए और चीजों को जानते रहिए। अब देखिए स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर। ये सब क्या होता है, एक एक करके इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो आपका देखिए सपोज आपका ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो अब देखते हैं पोल क्या होगा। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ स्फेरिकल मिरर। ये आपका स्फेरिकल, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका स्फेरिकल मिरर है, तो ठीक है। तो इस स्फेरिकल मिरर की सरफेस पे जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है ना, तो इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ मिरर हैज अ सेंटर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। या जो आपका, अब ये तो था इस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। पोल क्या होता है, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को तो पोल बोला जाता है। और ये जो पूरा एक स्फेरिकल मिरर होता है, पूरा एक स्फेयर तो आपका यूं होता है ना, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को तो पोल बोला जाएगा, लेकिन इस पूरे स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ओके, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल बोला जाएगा और इस पूरे स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, ठीक है। ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कॉन्वेक्स, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें तो वो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, लेकिन आपका जो कॉनकेव मिरर है उसमें वो इन फ्रंट ऑफ किसके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में होता है, ठीक है। अब आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, क्या, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से डिनोट करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइन पास हो रही होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रे appear to come from a point on a principal axis is known as principal focus। अब देखिए जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, अब सपोज ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, ठीक है। अब सपोज दैट ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जिस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी उस पॉइंट को आपके उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है, ठीक है। और फोकस को हम F से डिनोट करते हैं,
फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होता है स्फेरिकल मिरर के, उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। अब बचता है आपका लास्ट पॉइंट, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज द अपर्चर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसको अपर्चर बोला जाता है। अब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आपके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, होपफुली आपको समझ आए होंगे। तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, कि कैसे हम रे डायग्राम की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम इज अ वे टू डिपिक्ट द इमेज फॉर्मेशन बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज की हेल्प से, लाइट रेज कौन कौन सी रेज? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, लाइट रेज यानी कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। तो इन दोनों के पाथ को ट्रेस करके ये पता लगाना कि इमेज कहाँ बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक तरीका होता है इमेज के फॉर्मेशन को डिपिक्ट करने का मतलब पता लगाने का कि इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। तो ये एक तरीका होता है इमेज के फॉर्मेशन को पता लगाने का कि कैसी और कहाँ इमेज बनेगी, बाय किसकी हेल्प से? बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट रेज के पाथ को ट्रेस करके, है ना। लाइट रेज यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को ट्रेस करके कि अब इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। इस तरीके से लाइट रेज के पाथ को ट्रेस करके उसकी मदद से इमेज के फॉर्मेशन को डिपिक्ट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? रे डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका पहला है कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो देख लेते हैं कि ठीक है, कि जब ऐसे कि कैसे रे आने पे कहाँ इमेज फॉर्म होगी। तो आपका पहला पॉइंट है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर जो आपकी रेज हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो शुड पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको वही बता रही थी कि फोकस कहाँ होता है, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट होंगी वो आपका फोकस होगा। तो यहाँ भी वही है कि जो आपकी रे हैं वो जो आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ मीटअप करती हैं? फोकस पे मीटअप करती हैं। तो ये देखिए, ये है आपका कॉन्केव मिरर, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है आपका फोकस। अब देखिए ये है आपकी इंसिडेंट रे, आपने देखा होगा ये है आपकी इंसिडेंट रे। देखिए ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये है आपकी इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे देखिए और जब ये मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ? फोकस पे चलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपकी इमेजेस बनाने में हेल्प करेंगे कि अगर आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास करेगी? वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेम आपका इसमें है कि अगर आपकी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आपको कैसी दिखाई देगी? वो आपको ऐसा अपीयर होगा जैसे वो आपकी फोकस से पास हो रही है। तो ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो आपकी इंसिडेंट रे है वो अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा है अ रे पासिंग थ्रू द focus of the concave mirror or directed towards the focus in case of convex mirror should appear parallel to the principal axis after reflection। मतलब अब पहले केस में क्या था कि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे जा रही थी। अब अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती हुई आ रही हो, अब देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि फोकस से पास होती हुई आ रही है। ये आपका यहाँ पे ये देखिए ये आपका फोकस है और ये आपकी इंसिडेंट रे। तो आपकी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी, अगर फोकस से होती हुई आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आ रही है
और ये देखिए पीछे जाके फोकस पे मिल रही है, मतलब फोकस से पास होती हुई आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है। A ray which is passing through the center of curvature in a concave mirror or directly in case of convex mirror should reflect among the same path. अगर आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अगर आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है, जैसे ये है आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपकी सेम पाथ पे चली जाएगी। यानी कि अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। आप देख सकते हैं सेम पे ही एरो एक बार इधर साइड और एक बार इधर साइड लगा हुआ है, एंड द सेम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट, आ रे व्हेन इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एंगल पे आके पड़ रही है, किसी एंगल पे आके पड़ रही है। अब जैसे ये आप देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये देखिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक एंगल पे आके पड़ रही है ना, ये आई एक एंगल बना रही है। तो वो क्या होगा कि अगर आपकी कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आके पड़ रही है तो वो ऑब्लिकली ही आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, आप देखिए जैसे ये आई एंगल पे ऑब्लिकली आके मिरर पे पड़ रही थी तो ये रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली ही हुई है आर एंगल बनाते हुए। ठीक है, फिर ये फोकस वगैरह किसी से पास नहीं करेगी, ऑब्लिकली आएगी और ऑब्लिकली ही एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे निकल जाएगी। सेम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद अब देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, किस साइज की बनेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चीजें। तो देखिए पहला देखते हैं एट इन्फिनिटी, यानी कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 दूर रखा हुआ है आपका मिरर से। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर यानी कि एट इन्फिनिटी रखा हुआ है तो जो आपकी लाइट रेज हैं, जो ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर आपका ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो आप इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टेबल को अच्छे से समझें और अच्छे से याद करें। अब देखिए अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इंसिडेंट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रेज आ रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे जाके मिल जाती हैं। तो अब जहाँ पे रेज मिलती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इमेज तो अगर रेज फोकस पे जाके मिल रही हैं इसका मतलब है कि आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे जाके होगा। तो आप टेबल में देख सकते हैं जब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो जो आपकी इमेज है वो फोकस पे जाके बनेगी, क्योंकि जो आपकी रेज है वो फोकस पे जाके मीट करेंगी, और जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी बट रियल और इन्वर्टेड बनेगी। मतलब वर्चुअल नहीं बनेगी, रियल बनेगी, जिससे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड केस आता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो जो आपकी रेज ऑफ लाइट है, देखिए अगर आपका तो जो आपकी रेज ऑफ लाइट है वो आएंगी। ठीक है, आप रेज ऑफ लाइट को एक ये देखिए, अब देखिए अब ऐसे तो कई सारी रेज ऑफ लाइट आती है ना, कई सारी रेज ऑफ लाइट आती है एक सिंगल ऑब्जेक्ट से, बट क्योंकि हमें अपने डायग्राम को इजी करने के लिए हम कोई भी दो रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं। तो ठीक है, देखिए एक रे ऑफ लाइट हमने पैरेलल निकाली ये, और एक रे ऑफ लाइट हमने कहाँ कर्वेचर से पास करा दी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो कर्वेचर से पास कराई वो तो कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी, और जो हमने इसके पैरेलल निकाली वो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए वही हुआ है। तो सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा हुआ है
तो क्या होगा, आपकी एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से पास हो जाएगी, क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है, और दूसरी रे ऑफ लाइट कर्वेचर से होकर निकली, और जो लाइट कर्वेचर से होकर निकलती है वो कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है, और जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी उस पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी। तो अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मीट हुए, ये दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं जाके मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो आपकी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इमेज के साइज से बड़ा है, तो इसका मतलब जो आपका साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, और जो आपकी इमेज है वो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है, तो जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड केस आता है एट सी, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है तो आपकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो एक रे तो हमने वही मान ली जो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है तो उसको फोकस से पास करा दिया, ठीक है, और दूसरी रे हमने फोकस से पास कराई। एक रे तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराई, जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कराई तो फोकस से होती हुई चली गई, और दूसरी रे हमने फोकस से पास कराई, जो कि जब हमने फोकस से पास कराई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई निकल गई। तो अब आप देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों जो रेज हैं वो कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे रेज मिलती हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसे तो आप कहोगे फोकस पे भी मिल रही है, बट वो आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे रेज मिलती हैं वहां पे आपका इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे इमेज कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही है, तो जो आपकी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट एट सी पर रखा हुआ है तो आपकी इमेज भी एट सी पर ही है, सेम साइज की है और रियल एंड इन्वर्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखा हुआ है, ठीक है। चौथा इमेज क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, एक रे तो वही पैरेलल निकालेंगे जिसको फोकस, ये पैरेलल वाली रे तो हर एक में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो एक रे आपने पैरेलल निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल निकाली वो तो आप देखिए फोकस से पास होती हुई चली गई, ठीक है जी, ये तो फोकस से पास होती हुई चली गई। अब दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, तो अब जो रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ, वो तो आपको पता ही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी। तो अब देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये जो आपकी दोनों रेज हैं वो बियॉन्ड कर्वेचर, यानी कर्वेचर के पीछे जाके कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है तो जो आपकी रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे जाके मिल रही हैं, तो जो आपका इमेज का फॉर्मेशन है वो बियॉन्ड सी होगा, और जो आपकी इमेज है वो इस बार कैसी बनेगी, बड़े साइज की बनेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इमेज बड़े साइज की कब बन रही है, छोटे साइज की कब बन रही है, पॉइंट साइज की कब बन रही है, सेम साइज की कब बन रही है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो जो आपकी इमेज है वो कर्वेचर के पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एट फोकस, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था एट इन्फिनिटी। अब देखते हैं कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा हुआ है, एक तो वही हमने पैरेलल करके निकाली तो वो फोकस से पास होती हुई चली गई, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पर आप देखोगे कि इस केस में क्या होगा, जो आपकी रेज ऑफ लाइट है वो पीछे जाके कहीं मिलेंगी ही नहीं, ठीक है, वो पीछे जाके कहीं मिलेंगी ही नहीं, ठीक है, पीछे जाके कहीं मिलेंगी ही नहीं मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो जो आपका, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब आपका इमेज फोकस पे रखा हुआ है तो जो आपकी रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो एट इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि आपका अगर आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एट फोकस है तो आपकी इमेज एट इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। और आप सोचिए जब ये ऐसे करते करते बहुत दूर ऐसे 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 निकल जाएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से तो बहुत दूर हो जाएंगी, बहुत दूर हो जाएंगी। तो जो आपकी इमेज है वो हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी बनेगी। इससे पहले वाले केस में भी बड़ी बन रही थी, बट क्या बस बड़ी बन रही थी, बट जब फोकस पे रखा हुआ है तो बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ केस मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, एक केस था जब इन्फिनिटी पे था, एक था जब सी के पीछे था, एक था जब सी पर ही था, एक था जब फोकस और कर्वेचर यानी एफ और सी के बीच में था। अब है जब पी और एफ यानी पोल एंड फोकस के बीच में है। तो जब आपका पोल एंड फोकस के बीच में है तब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आपका पोल एंड फोकस, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है तो जो आपकी इंसिडेंट रे है वो ऑब्लिकली आके गिरेगी, है ना। ऑब्लिकली मतलब एक एंगल बनाती हुई। तो देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और मिरर पे जो इंसिडेंट रे है वो एक एंगल पे जाके गिर रही है और फिर एक एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है और वहां से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये जो आपकी रेज हैं ये मिरर के पीछे मीट करेंगी। ठीक है, अब जैसे ये था कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिल रही थी, बट ये मिरर के यहाँ पे आगे मीट करेंगी ही नहीं। ये कहाँ मीट करेंगी, ये मिरर के पीछे मीट करेंगी। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है उस केस में जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर के पीछे मीट करेंगी। यही एक ऐसा सिंगल केस है जिसमें आपकी जो रेज है वो मिरर के पीछे मीट करेंगी। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो इमेज है, आप देखा होगा आपने बाकी सारे केसेस में आपको उल्टी इमेज बन रही है ना। इन्वर्टेड इमेज देखिए, इसमें भी उल्टी, इसमें भी उल्टी, इसमें भी नीचे की तरफ उल्टी है, इसमें भी नीचे की तरफ मिलेगी, इसमें भी नीचे की तरफ उल्टी मिलेगी। लेकिन इस केस में आपको सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट। और जो अब क्योंकि आपकी जो इमेज है वो पीछे है ना, जो आपकी इमेज है वो पीछे है, पॉलिश सरफेस की तरफ है, तो जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल होगी। ठीक है, तो यही एक ऐसा सिंगल केस है जिसमें जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर के पीछे जाके मीट कर रही है। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो जो आपकी इंसिडेंट रे है वो एक एंगल पे जाके स्ट्राइक करेंगी और एक एंगल पे ही जाके रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके वापस जाएगी। और ये जो आपकी रेज है ये मिरर के पीछे जाके कहीं मीटअप करेंगी और जो आपकी इमेज है वो विजुअल इरेक्ट बनेगी और बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, है ना। आप जैसे कि आप देख सकते हैं जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है, तो गाइज ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। नहीं, अभी यूजेस भी हैं कॉनकेव मिरर के। अब कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं, तो जो आपका कॉनकेव मिरर है वो सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर्स में, इन सब में आपका कॉनकेव मिरर ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका कॉनकेव मिरर है डेंटिस्ट, है ना, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं वो भी दांत चेक करने के लिए आपका कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ ये हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। इससे अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।